आईसीडीएस 8 तो बहुत ही आसान है। पहले तो मुझे बताइए, सिक्योरिटीज आपके लिए कैपिटल एसेट होगा या स्टॉक इन ट्रेड होगा, एसआईटी होगा? जब हम आईसीडीएस की बात करते हैं, सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब बातें हो रही है। ये सब आपके लिए कैपिटल एसेट होगा कि एसआईटी होगा? हम आईसीडीएस में हैं। खाली यश ने रिप्लाई दिया, बाकी लोग भी दीजिए। सर एसआईटी होगा, कैपिटल एसेट की हम बात नहीं करेंगे, ये एसआईटी की बात होती है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड की बात होती है। मतलब आप जिसके ऊपर आईसीडीएस 8 अप्लाई कर रहे हो वो ट्रेडर है, ट्रेडर है साहब, वो ट्रेडर है। मतलब वो एंजल ब्रोकिंग है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, हाँ शेयर खान है, जो भी है इन्वेस्टमेंट कंपनी, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट, आनंद राठी है, ठीक है ना, ग्रो करके अभी आया हुआ है, जीरोडा है, ठीक है, या वो म्यूचुअल फंड है, उसका मेन एजेंडा ही जो है वो ट्रेडिंग का है। ऐसे लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ही आपको आईसीडीएस 8 लगाना है। जिसका इनकम पीजीबीपी में कंप्यूट हो रहा है सिक्योरिटी से, पीजीबीपी में, ठीक है ना, जिसका इनकम पीजीबीपी में कंप्यूट हो रहा है, ओनली दोज असेसीज आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर आईसीडीएस। प्लीज आप समझिए, अगर आपका कैपिटल गेन में असेसमेंट हो रहा है, कैपिटल गेन में असेसमेंट अगर आप करते रहोगे तो उसका और इस आईसीडीएस का कोई लेना देना नहीं है। तो पहला तो उन्होंने यहाँ पे वही लिखा है, द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, दिस पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डील्स विद द सिक्योरिटी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। However, this part of the standard does not deal with, अच्छा, तो does not deal with what? The basis for recognition of interest and dividend on security। उसके लिए तो पहले से आईसीडीएस लिखा हुआ है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में इन तीनों को कवर कर दिया पहले से ही, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स का बात हो चुका है। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द पर्सन इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कोई एप्लीकेबल नहीं होता, और बैंकिंग कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस को ये क्यों स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की बात की गई है, और बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटिंग अथॉरिटी आईआरडीए है, ठीक है ना, और ये बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी वो आरबीआई है। तो आरबीआई के अपने नॉर्म से अगर आप बैंक ऑडिट पे जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। बैंक ऑडिट करते हो कभी? बैंक ऑडिट में जाते हो क्या? अभी इस साल देखो, बैंक ऑडिट में अगर आप जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि देखो असेट का, सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन बैंक कैसे करता है। तो देयर आर बैंकिंग रेगुलेशंस, तो आरबीआई के जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से होता है। तो जब आरबीआई ने लॉ बना के रखा है भैया, तो हम क्यों टांग अड़ाएं उसमें? लेट देम फॉलो देयर लॉ। तो ये स्टैंडर्ड किसको डील नहीं करता, पहले आपको वो याद रखना है, ठीक है। सर सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या है? तो उसके लिए आपके सिलेबस में एक स्क्रा करके एक्ट है क्या? आपने पढ़ा है स्क्रा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट? स्क्रा नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तो सिक्योरिटीज का डेफिनेशन देख लेना वहां से। वी शैल इंक्लूड शेयर्स ऑफ द कंपनी इन विच पब्लिक्स आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बट शैल नॉट इंक्लूड डेरिवेटिव। तो बोलता है कि डेरिवेटिव सिक्योरिटीज नहीं होता, ठीक है ना, तो एफएनओ को ये एप्लीकेबल नहीं होता, एफएनओ को ये जो स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एप्लीकेबल नहीं होगा। से भी है सिलेबस में, तो उसके साथ ये पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे चलो, अपन ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अपन फटाफट पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन कैसे करेंगे बताइए? रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मतलब, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होता है, याद रखिए, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होता है। अब बात करेंगे कि 31 मार्च पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे। पहले तो आपको इसका इसका जो कंपैरेटिव स्टैंडर्ड है, इसका कंपैरेटिव स्टैंडर्ड कौन सा है? सिक्योरिटीज का कंपैरेटिव स्टैंडर्ड कौन सा है? एएस कौन सा है? एस 13 इसका कंपैरेटिव है। एस 13 में वैल्यूएशन कैसे होता है, पहले एस 13 की बातें करते हैं, फिर हमारे इनकम टैक्स में आते हैं। एस 13 में दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होते हैं, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन कैसे होता है पता है? जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में, शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसा शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन होता है। मतलब वो बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी का वैल्यूएशन आप कीजिए एज ऑन 31 मार्च, ये 31 मार्च की बात हो रही है, मतलब ईयर एंड की बात हो रही है। ईयर एंड पे कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर का आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और उसके वजह से जो लॉस या गेन अगर जनरेट होता होगा उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लॉस ही जनरेट होगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म का कैसे वैल्यू करेंगे? तो वो बोलता है लॉन्ग टर्म का वैल्यू हमेशा कॉस्ट पे करेंगे। लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हमेशा कॉस्ट पे करेंगे, मतलब इसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे।
तो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी लिस्टेड सिक्योरिटीज में फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज, तो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट किसी सब्सिडी कंपनी में है, आपको क्या लगता है सब्सिडी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है शॉर्ट टर्म के लिए? बेच दूंगा 15 महीनों में, 12 महीनों में सेल कर दूंगा उसको, सब्सिडी बना के रखी है मैंने, सब्सिडियरी कंपनी बना के रखी है। मुझे बताइए सब्सिडियरी कंपनी में मैंने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी ना क्या मैं बेचूंगा, ज्वाइंट वेंचर है मेरा, एसोसिएट एंटरप्राइजेस है मेरी, तो लॉन्ग टर्म है, वहां पे क्लैरिटी आ रही है आपको। तो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यूएशन करेंगे, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन ये प्राइमरी है, इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ाया जाता है। एनीबडी नोज इसका एक्सेप्शन? जिसने भी स्टैंडर्ड पढ़ा होगा जिंदगी में, इसका एक एक्सेप्शन है, पता है आपको? एक्सेप्शन मतलब इसको एनआरवी पे वैल्यू किया जाता है। वेरी गुड साक्षी। साक्षी ने बोला सर परमानेंट रिडक्शन अगर हुआ रहेगा, मतलब मेरी सब्सिडियरी कंपनी में ऐसा कुछ हुआ है, मेरी सब्सिडियरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, मतलब उसकी वैल्यू ऑफ शेयर्स परमानेंटली रिड्यूस हुए। तो हम हमेशा ये मिस्टेक करते हैं साक्षी, बाकी लोगों को भी बता देता हूं, हम परमानेंट बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जब पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा है विच इज नॉट टेम्पररी इन नेचर। मतलब जो रिडक्शन इन प्राइस हुआ है, जो रिडक्शन इन प्राइस हुआ है, रिडक्शन इन वैल्यू हुआ है, दैट इज नॉट टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी नहीं है। हाँ, अभी नॉट टेम्पररी का अपोजिट क्या होता है? नॉट टेम्पररी का मतलब होता है परमानेंट। लेकिन परमानेंट और नॉट टेम्पररी में फर्क है क्या? तो है। टेम्पररी और नॉट टेम्पररी और परमानेंट में क्या फर्क है? परमानेंट मतलब जो शेयर्स नीचे गिर चुके वो अब नीचे ही रहेंगे, अब वो उठेंगे नहीं, कभी नहीं उठेंगे, कभी ऊपर नहीं जाएंगे, वो हो गया परमानेंट। नॉट टेम्पररी इन नेचर मतलब गिर गया है शेयर्स, शेयर्स की वैल्यू गिर गई है, क्या पता शायद 5 साल के बाद उड़ जाए, क्या पता शायद 8 साल के बाद ठीक हो जाए कंपनी, क्या पता। तो दिस इज द डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है आपको? तो स्टैंडर्ड ने ये लैंग्वेज यूज किया है, नॉट टेम्पररी इन नेचर। आप वो देख लीजिए, वो आपका स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है, मैं उसमें ज्यादा जा नहीं रहा, वो कपिल सर आपको बता देंगे, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है ना? मुझे अपना ये आईसीडीएस पढ़ाने दो। तो बाबा आपको याद क्या रखना है, ये एक्सेप्शंस वाला रहने दो, आपको याद क्या रखना है, शॉर्ट टर्म होता है तो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, और लॉन्ग टर्म होता है तो कॉस्ट, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड बोलता है। अब देखते हैं आईसीडीएस क्या बोलता है। सिक्योरिटी ऑन एक्विजिशन शैल बी रिकॉग्नाइज एज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना? बोलता है सिक्योरिटी जो है ना, जब इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना। मतलब क्या? तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब परचेस प्राइस प्लस एसटीटी वगैरह, परचेस प्राइस प्लस एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस, टैक्स ड्यूटी से। तो एसटीटी ऐड होगा क्या? तो होगा ना, आपको पता है, मैंने पढ़ा है आपको, एसटीटी ऐड होता है, ट्रेडर को एसटीटी का डिडक्शन मिलता है, ट्रेडर को एसटीटी का डिडक्शन मिलता है, उसका सेक्शन भी आपको दिखा देता हूं भैया, ट्रेडर को एसटीटी का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन क्या है उसका? सेक्शन है 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 15, क्लॉज 15 ये देख लीजिए। The amount of security transaction tax paid by the assessee during the year in respect of taxable security transaction entered in the course of the business, मतलब ये ट्रेडर है उसको मिलता है, इन्वेस्टर को नहीं मिलता, ट्रेडर को मिलता है। shall be allowed as a deduction under section 36 subject to the condition that such income are taxable in the PGB period, मतलब उसका इनकम जो पीजीबीपी में आएगा तो एसटीटी का डिडक्शन मिलेगा। The security transaction tax paid would be allowable as a deduction like any other business expenditure। और उसके आगे का एक है वो भी खत्म कर देते, अभी यहां तक आ ही गए तो हम लोग 16 में क्या बोलता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भी बोल देता है। तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि भैया सीटीटी का ही नहीं, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करके जो आप कमोडिटी एक्सचेंज पे भरते हो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। This section provides that amount equal to the CTT paid by the assessee in respect of the taxable commodities transaction entered in the course of his business during the previous year shall be allowable as a deduction if income from such taxable commodities are included in the PGBP। बस इतना ही है, ठीक है?
कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीटी का, सीटीटी और एसटीटी का डिडक्शन मिलता है। ये एक बात हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। तो भैया वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करना है आपको, वैल्यूएशन इसका करना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। वैल्यूएशन कैसे करना है इसका? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब आपने 1000 रुपए का शेयर लिया होगा और 40 रुपए उसमें ब्रोकरेज और एसटीटी भरा होगा, तो आपका 1040 कॉस्ट होना चाहिए। वेयर अ सिक्योरिटी इज अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर सिक्योरिटी। भैया अगर एक्सचेंज में आपको सिक्योरिटी मिला होगा तो क्या करोगे? एक्सचेंज में सिक्योरिटी मिला होगा तो फेयर वैल्यूएशन पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो है नहीं। आपने एक शेयर देके दूसरा शेयर लिया, आपकी कंपनी का अमालगमेशन हुआ है। आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी में अमालगमेशन हो गया, ठीक है ना, तो एक्सचेंज हो गया। द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सो अक्वायर्ड शैल बी इट्स एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। तो उसका फेयर वैल्यू एफएमवी पे आप वैल्यूएशन कीजिए, वो बता रहा है यू रिकॉर्ड इट एज एफएमवी। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच असेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन द नॉलेजेबल विलिंग बायर एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी। वेयर अनपेड इंटरेस्ट, अब आपको पता है, आपने जब बचपन में आपने अकाउंटिंग किया होगा, एज 13 के जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया होगा, तब आपने कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड का ट्रीटमेंट पड़ा होगा। क्या आपको इसका ट्रीटमेंट याद आ रहा है? कम डिविडेंड कम इंटरेस्ट, कम डिविडेंड कम इंटरेस्ट का होता है। और तो हम जब कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट हमने बोला ना कि कॉस्ट और एनआरवी व्हिच इज लोअर, या कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। तो व्हेन यू से कॉस्ट, तो कॉस्ट कम डिविडेंड होता है कि एक्स डिविडेंड होता है? मैं आपको वो पूछना चाहता हूं। कॉस्ट जब हम बोलते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो कम डिविडेंड होता है कि एक्स डिविडेंड होता है? तो एक्स डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड अगर इंक्लूडेड है या इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो आपका ये प्रीवियस ईयर है, ये 9 महीने हो चुके हैं पहले से ही, और आपने जनवरी में सिक्योरिटी अगर परचेस की, तो ऑब्वियसली यहां से यहां पे ये इंटरेस्ट जो होगा ये प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट होता है। दिस इज प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। और इसके बाद जो ये 3 महीने का इंटरेस्ट होगा ये पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट, आपको अगर अकाउंटिंग आता है तो आप मुझे बता दीजिए, पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है कि कैपिटल होता है? पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट, पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट को मैं क्या लिखूं, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? साहब ये रेवेन्यू नेचर होता है। तो प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन कैपिटल नेचर होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? जब भी आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, जब भी आपको लाइफ में ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका है कि भैया ये जो रेवेन्यू नेचर का है इसको तो आप पीएनएल में लेकर जाइए, ये आपका इनकम है। लेकिन ये कैपिटल नेचर का जो इंटरेस्ट आपको मिला है इसको रिड्यूस कीजिए, आप रिड्यूस कीजिए फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसमें से आप माइनस कीजिए, क्योंकि जो सेलर है और जो बायर है उन दोनों को पता है कि 9 महीने का इंटरेस्ट अभी इसके ऊपर अक्रू हो चुका है। तो मान लेता हूं मैं आपको 2000 रुपए का शेयर्स मिला था या 2000 रुपए की सिक्योरिटी मिली थी, उसमें आपको बाद में मान लेता हूं 400 का इंटरेस्ट मिला, टोटल टोटल 400 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। लेकिन 400 में का इंटरेस्ट जो था, तो 400 इंटू 9/12, ठीक है ना। तो मैं 1/3 की बात करना चाहता हूँ, 3/4 की बात करना चाहता हूँ। 400 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 अगर करता हूं मैं, तो 300, 3/4, ठीक है ना। ये प्री एक्विजिशन है, 2000 में से माइनस हो जाएगा और 1700 रुपए आपका कॉस्ट बन जाएगा। और ये जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिला ये आपका इनकम बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू डू, और वही यहाँ पे करना है हमको, ठीक है ना, वही हमें यहाँ पे करना है। देख लीजिए, अनपेड इंटरेस्ट हैज अक्रूड बिफोर द एक्विजिशन, मतलब प्री एक्विजिशन, प्री की बात कर रहा है ये, प्री एक्विजिशन ऑफ द इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी and is included in the price paid for the security on the subsequent receipt of interest is allowed between pre-acquisition and the post-acquisition period. Please understand, the pre-acquisition portion of the interest is deducted from the actual cost. तो बोलता है कि पहला तो उसको अपॉर्शन कीजिए, प्री एंड अलॉकेट कीजिए प्री एंड पोस्ट में, और जितना प्री का होगा उतना आप उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कीजिए, बचा हुआ इंटरेस्ट तो आप डायरेक्टली टैक्स कर सकते हो, ठीक है। आगे चलता हूं। अब ये तो हो गया इनिशियल, इनिशियल तो उन्होंने बोला कॉस्ट पे रिकॉर्ड कीजिए। अब सब्सिक्वेंट 31 मार्च पे वैल्यूएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? 31 मार्च पे वैल्यूएशन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अकाउंट्स में मैंने आपको बता दिया
31 मार्च पे हम इसका वैल्यूएशन तभी करते हैं जब ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म होता है तो हम इसका वैल्यूएशन नहीं करते, अनलेस इट इज परमानेंट इन नेचर। ठीक है ना। तो at the end of any previous year, securities held as a stock in trade shall be valued at actual cost initially recognized or NRV, whichever is lower। बताइए आपके लिए SIT शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? आपके लिए SIT शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? SIT शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म का वैल्यू कैसे करना था? अपनी स्टैंडर्ड भी वही बोल रही थी ना। शॉर्ट टर्म का वैल्यू कैसे करना था? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। हमारा आईसीडीएस भी क्या बोल रहा है? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड एनआरवी शैल बी डन कैटेगरी वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, कैटेगरी वाइज करना है। ये जो कंपैरिजन करना है ये कैटेगरी वाइज करना है भैया, कैटेगरी वाइज, हाँ, नॉट सिक्योरिटी वाइज। अब कैटेगरी भी क्या होती है? मतलब सारे इक्विटी शेयर्स एक साइड में, सारी डेट सिक्योरिटीज एक साइड में, सारे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एक साइड में, और एनी अदर सिक्योरिटी, एंड नॉट फॉर द ईच एसेट इंडिविजुअली। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट वाइज बोलता है, मतलब शेयर वाइज। ठीक है ना, वहां पे स्क्रिप्ट वाइज वैल्यूएशन करना पड़ता है, और एक कैटेगरी वाइज करता है। तो आपको मैं डिफरेंशिएट क्रिएट करके दिखाता हूं। ठीक है ना, कैटेगरी वाइज और स्क्रिप्ट वाइज क्या होता है। मान लीजिए आपने ए लिमिटेड का शेयर्स लिया, आपने बी लिमिटेड का शेयर्स लिया, आपने सी लिमिटेड का शेयर्स लिया। शेयर्स है ये सब शेयर्स है। इसका कॉस्ट और इसकी एनआरवी लिख देता हूं यहां पे। ठीक है ना, कॉस्ट इसकी लिख देता हूं मैं 200 रुपीज, एनआरवी लिख देता हूं 300 रुपीज। इसकी कॉस्ट लिख देता हूं 300 रुपीज, इसकी एनआरवी लिख देता हूं 100 रुपीज। इसकी एनआरवी कॉस्ट लिख देता हूं 500 रुपीज, इसकी एनआरवी लिख देता हूं 300 रुपीज। ठीक है। आप अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो तो वैल्यू क्या आती है बताइए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करते हो तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे हर स्टैंडर्ड का विच इज लोअर करना है। मतलब यहाँ पे 200 कंपेयर विथ 300 विच इज लोअर, तो 200। 300 कंपेयर विथ 100 तो 100। 500 कंपेयर विथ 300। ठीक है ना, 500 कंपेयर विथ 300। मुझे ये लग रहा है ये गलत हो जाएगा, इसका लास्ट वाला नंबर 100 कर लेता हूं, यहाँ पे 80 कर लेता हूँ, विच एवर इज लोअर। तो ये कितना होने वाला है? 80 रुपीज। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका वैल्यू कितना आ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी सिक्योरिटी का वैल्यू आ गया 380 रुपीज। ठीक है, ये एक बात हो गई। लेकिन आईसीडीएस क्या बोलता है? आईसीडीएस बोलता है भैया मैं ना कैटेगरी वाइज नहीं, मैं स्क्रिप्ट वाइज नहीं करेगा, मैं कैटेगरी वाइज करेगा। टोटल मारो इसका। तो बोलता है 200, 300 प्लस 100। ठीक है ना, तो ये 600 हो गया। मैंने बोला हाँ 600 हो गया। क्या हो गया? हाँ हो गया, हो गया। 600 हो गया। और इसका टोटल मारिए कितना हो रहा है? ये 480 हो रहा है। तो ये बोलता है विच इज लोअर, हम करेंगे 480। आप देख सकते हो यहां पे वैल्यू ज्यादा कम आ रही है, और यहां पे इन दोनों में डिफरेंस है। मतलब आईसीडीएस का वैल्यू, इसके वजह से क्या होने वाला है? आईसीडीएस का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एएस का वैल्यू। ठीक है ना, आईसीडीएस का वैल्यू इज ग्रेटर देन एएस का वैल्यू। मतलब इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आईसीडीएस में लॉस कम निकलेगा, आईसीडीएस में क्लोजिंग स्टॉक का लॉस कम निकलेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये ट्रिक समझ रहा है क्या गवर्नमेंट का? आईसीडीएस में लॉस कम होगा, आपके अकाउंट्स में सिक्योरिटी वैल्यूएशन के ऊपर लॉस ज्यादा आएगा, यहां पे लॉस कम आएगा। दिस इज व्हाट दे हैव डन बाय पुटिंग वन सिंगल वर्ड, कैटेगरी वाइज। हाँ, लेकिन अगर आपके पास डिबेंचर अगर होते इन्हीं कंपनीज के, तो आप इधर मिक्स नहीं करने का। डिबेंचर को अलग, बॉन्ड्स को अलग, कैटेगरी वाइज। प्रेफरेंशियस होंगे तो अलग, कैटेगरी वाइज आपको करना है। तो कैटेगरी वाइज और स्क्रिप्ट वाइज में डिफरेंस समझा आपको प्लीज? दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग दिस। ठीक है ना, हमारा हमारा वैल्यू ज्यादा आता है, उनका वैल्यू, अकाउंट्स का वैल्यू कम आता है। याद रखिए ये कैटेगरी वाइज और स्क्रिप्ट वाइज का डिफरेंस है। वैसे तो ये नोशनल लॉस ही है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड बट नॉट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड। बोलता है भैया ये तो लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना, क्योंकि उसका एनआरवी इजीली मिल जाता है। अब मुझे बताइए आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एनआरवी आपको बहुत इजीली मिल जाता है?
प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी, अनट्रेडेड कंपनी का एनआरवी मिल जाता है क्या 31 मार्च पे? नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला भैया उसको जाने दो, उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर देना, ठीक है ना। बस हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड भी हो गया जी। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आईसीडीएस विद एस। एस 13 क्या बोलता है? एस 13 एप्लीकेबल ऑन अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मतलब ये फिक्स एसेट की बात करता है यहाँ पे। दिस एस क्लैरिफाई दैट इट इज एप्लीकेबल टू करंट इन्वेस्टमेंट कैन अप्लाई टू द सिक्योरिटीज हेल्ड एट द स्टॉक इन ट्रेड। तो ये बोलता है मैं बाबा दोनों के लिए लगता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि ये आईसीडीएस जो है ओनली स्टॉक इन ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है। सिक्योरिटीज अक्वायर्ड अगेंस्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब एक्सचेंज करके, कोई एसेट का एक्सचेंज करके आपको सिक्योरिटीज मिला है। In the acquisition of securities in a case of exchange of shares and other securities issued or another asset, the cost of security acquired should be recorded at either at a fair market value of security issued or fair market value given up, whichever is more clearly evident. तो या तो जो असेट आपको मिला उसकी वैल्यू, जो असेट आपने दिया उसकी वैल्यू जो ज्यादा एविडेंट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कीजिए। इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज ऑफ द अनदर सिक्योरिटी issued or another asset, actual cost of the security acquired shall be recorded as a fair market value। तो यहाँ पे तो ये बोलता है जो आपको मिला उसकी ही वैल्यू लेनी, दोनों की नहीं लेनी, जिसकी जो आपको मिला उसकी आपको वैल्यूएशन करना है। ईयर एंड वैल्यूएशन, ईयर एंड पे क्या होगा? करंट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू और बाय कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बट नॉट एज अ ग्लोबल बेसिस। ग्लोबल मतलब वो जो कैटेगरी वाइज है वैसा हम नहीं करते, हम तो सिक्योरिटी वाइज करते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी शैल बी डन कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि भैया आप ग्लोबली नहीं करो, यहाँ पे ग्लोबली करना पड़ेगा आपको। सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज: शेयर्स, डेट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज। तो ये 4 कैटेगरी भी उन्होंने बना के दी। ओपनिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है ओपनिंग वैल्यू का क्या करना है। वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी द सेम at the value of securities at the end of the immediately preceding year. Obviously closing is equal to opening होना चाहिए आपका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। और नया बिजनेस चालू किया होगा तो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट के ऊपर जो वैल्यू होता है वही आपका ओपनिंग वैल्यू। वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है ना। तो और टाइनीली ट्रेडेड सिक्योरिटीज मतलब जो नॉन ट्रेडेड है, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होती, मतलब उसका फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रोविजन नहीं लिखा है। वैल्यूएशन ऑफ दिस अनलिस्टेड और थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटी शैल बी वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो ये एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट फॉर्मूला आर द सेम एज दो स्पेसिफाइड इन AS2। तो FIFO और वेटेड एवरेज फॉलो कर सकते हो आप यहाँ पे। कॉस्ट विच कैन नॉट बी असर्टेन बाय द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे पहला तो उन्होंने बोला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो करो, हर असेट को अलग अलग आपको ट्रेड करना है। shall be determined on the FIFO method on weighted average formula, वो तो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। अवधूत पूछ रहा है मुझे FIFO करना है कि वेटेड करना है, तो यहाँ पे 3 सीक्वेंस है। पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं होता तो ही आपको FIFO या वेटेड एवरेज फॉलो करना है। लेकिन इस दोनों में का जो भी आप फॉलो करोगे उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी यहाँ पे लगता है। लेकिन पहला प्रेफरेंस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को, इसके ऊपर हमने AS2 में बात किया था, ICDS 2 में बात किया था।